नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर में पल्लव राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा, कला और धार्मिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हमने पल्लव राजवंश की उत्पत्ति, पल्लव राजवंश के संस्थापक, महत्वपूर्ण शासक, पल्लवों का चालुक्यों के साथ युद्ध आदि का अध्ययन किया था। दक्षिण भारत में पल्लवों ने एक लंबे समय तक शासन रखा था। इस तरह पल्लव राजवंश ने दक्षिण भारत में एक समृद्ध राजवंश की स्थापना की थी। पल्लवों ने दक्षिण भारत में लंबे समय तक शासन किया और शासन के दौरान उन्होंने कला साहित्य का काफ़ी विकास किया था। उन्होंने कई कलात्मक मंदिर, मूर्तियाँ निर्माण की। चट्टानों को काटकर मंदिर निर्माण करने की कला इनके काल में शुरू की गई थी। इन्होंने सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था स्थापित की थी। इन्होंने अपने प्रशासन राज्य को प्रांतों को कोटम में, कोटम को नाडु में और नाडु है वो ग्राम में विभाजित थे। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के पीछे पल्लव राजवंश के शासकों का मकसद था कि एक सुव्यवस्थित तरीके से पूरे राज्य पर ध्यान रखा जा सके, नियंत्रण रखा जा सके, गुड गवर्नेंस, सुशासन दिया जा सके। पल्लवों की शासन व्यवस्था काफ़ी मायने में मौर्यों और गुप्त सम्राटों के समान थी। कई चीज़ें जो मौर्य काल और गुप्त काल में हमें दिखती हैं, वही चीज़ें पल्लवों के काल में भी हैं वो थी। पल्लवों के शासन काल में भी राजा शासन का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता था। शासन की संपूर्ण शक्ति राजा में होती थी। वही सर्वोच्च न्यायाधीश, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सभी का प्रधान है वो कौन होता था? राजा। और राजा का पद प्रायः वंशानुगत होता था। राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता था। बड़ी विजय पर या राज्य में कोई ऐसे नए अवसर आने पर उसके द्वारा कई प्रकार की उपाधियां धारण की थी और संपूर्ण शक्ति राजा के द्वारा ही संचालित होती थी। राजा निरंकुश होता था, लेकिन निरंकुश होने के बावजूद भी राजा जनहितैषी, जन कल्याणकारी कार्यों में रुचि लेता था। राजा का प्रथम कर्तव्य था
जनता की भलाई करना, जनता के सुख के लिए कार्य करना। राजा की सहायता के लिए विभिन्न मंत्री और अन्य बड़े बड़े पदाधिकारी होते थे। राजा की सहायता के लिए योग्य मंत्री होते थे और कई बड़े बड़े पदाधिकारी भी होते थे। राज्य प्रांतों में बंटा हुआ था और प्रांतों में प्रांतपति जो होते थे उन्हें राष्ट्रीय के नाम से जाना जाता था। ये राष्ट्रीय प्रायः राज परिवार से जुड़े हुए राजा के चहेते लोग होते थे। गांव का मुखिया ग्राम भोजक कहलाता था, अर्थात पल्लव राजवंश की सबसे छोटी कई गांव थी और गांव का मुखिया ग्राम भोजक कहलाता था। प्रांत कोटम में बंटे हुए थे। कोटम नाडु में और नाडु ग्राम में विभाजित थे। कोटम का मुखिया देशांती कहलाता था। तो इस तरह से ग्राम स्तर की जो इकाई है उस पर भी शासन है वो चलता था। ग्राम का अधिकारी वह पित्र कहलाता था। जलाशयों की देखभाल करने वाले अधिकारी को तीर्थक कहते थे। अर्थात गांव का जो मुखिया था वो तो ग्राम भोजक एवं ग्राम भोजक की सहायता के लिए ग्राम अधिकारी की नियुक्ति की हुई थी। तो जो ग्राम अधिकारी था वह क्या कहलाता था? वह पित्र। और जलाशयों की देखभाल करने वाला अधिकारी तीर्थिक कहलाता था। जो जलाशयों की देखभाल करता था वह क्या कहलाता था? गांव में तीर्थिक। और ग्राम में एक सभा होती थी। एक गांव में वयोवृद्ध जनसभा होती थी और वे ग्राम भोजक व पित्र मंडली तीर्थिक आदि मिलकर ग्राम का शासन संचालित है वो करते थे। गांव अपने क्षेत्र की न्याय व्यवस्था और सार्वजनिक हित के कार्यों की देखभाल है वो करते थे। गांवों से कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी मंडवी कहलाते थे। गांवों से जो कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी थे वे क्या कहलाते थे? मंडवी। तो इस तरह जो पल्लव राजवंश है यह प्रांतों में, कोटम में, नाडु में और नाडु ग्राम स्तर पर विभाजित था। शासन पर प्रांत स्तर, कोटम स्तर, ग्राम स्तर पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया हुआ था। ये अधिकारी कर्मचारी राजा के आदेश का पूर्णतया पालन करते थे और राजा अपने शासन की सूचनाएं, नए आदेश, नए नियम व अन्य तमाम सूचनाएं इन अधिकारियों से प्राप्त करते और उन्हें आदेशित, निर्देशित भी करते थे। अब हम देखते हैं पल्लव कालीन शिक्षा और साहित्य। इतिहासकार मानते हैं कि पल्लवों का काल शिक्षा और साहित्य की दृष्टि से श्रेष्ठ था। पल्लवों की राजभाषा संस्कृति और पल्लवों के अधिकांश लेख भी संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। इस समय कांची शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और यहाँ के विद्यालय में दूर दूर से विद्यार्थी विद्यालय में अध्ययन के लिए आते थे।
यानी पल्लवों के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र उनकी राजधानी कांची था, जो शिक्षा के लिए मशहूर था। आस पड़ोस से दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। राज्य शिक्षा का उचित प्रबंध करता था और ब्राह्मण तथा शिक्षक राज्य से आर्थिक सहायता पाते थे। यानी जो राज्य है वो शिक्षा का उचित प्रबंध करता था, शिक्षा के लिए तमाम सुविधाएं देता था और ब्राह्मण और शिक्षक राज्य से अपने शिक्षा के बदले आर्थिक सहायता पाते थे। किरीटार्जुनीयम के लेखक भारवी पल्लव नरेश सिंह विष्णु की शोभा बढ़ाते थे। यानी सिंह विष्णु के दरबार में कवि भारवी, जिन्होंने संस्कृत भाषा में किरीटार्जुनीयम ग्रंथ है वो लिखा था। इस ग्रंथ में अर्जुन द्वारा दिव्यास्त्रों की खोज में जंगल में जाकर भोलेनाथ महादेव को प्रसन्न करना और महादेव द्वारा अर्जुन की परीक्षा लेना इस ग्रंथ में वर्णित हैं। अर्थात यह महाभारत कालीन कहानी मिलती है। इसी तरह नरसिंह वर्मा द्वितीय के दरबार में कवि दंडी रहते थे। कवि दंडी की रचना 10 कुमार चरित। कवि दंडी ने अपने इस ग्रंथ में उस समय के धार्मिक संबंधी विवरण हैं वो लिखे थे। इस तरह पल्लव नरेश महेंद्र वर्मा स्वयं एक अच्छा साहित्यकार था, लेखक था और इसके काल में तमिल भाषा का भी काफ़ी विकास है वो हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दिगनाग भी कुछ वर्षों तक काशी में विश्वविद्यालय में रहा था और वहाँ पर उसने अध्ययन कार्य है वो करवाया था। इस तरह हम मान सकते हैं कि केवल इन्होंने शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज की व्यवस्था ही नहीं की, अपितु इन्होंने सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मा द्वितीय, महेंद्र द्वितीय जैसे शासकों ने अपने दरबार में योग्य विद्वानों को प्रश्रय दिया, आश्रय दिया और उनसे कई ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो लिखवाए थे। इनकी राजभाषा है वो कौन सी थी? संस्कृत। इसके बाद हम देखते हैं कला का विकास। तो देखिए, भारतीय कला के इतिहास में अगर देखा जाए तो पल्लवों का बहुत विशेष महत्व है। पल्लव राजवंश ने कला के क्षेत्र में एक नई शैली या एक स्वतंत्र शैली को जन्म दिया था। पाषाण वास्तुकला का आरंभ पल्लव शासकों ने किया था और उनके संरक्षण में अनेक मंदिर पहाड़ों की चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। यानी इन्होंने पाषाण वास्तुकला, पत्थर की मंदिर हैं, स्तंभ है, घुमट है, मूर्तियां हैं, इस तरह की कला को विशेष संरक्षण दिया था। पल्लव राजवंश के संरक्षण में कई पहाड़ों को काटकर, कई पर्वतों को काटकर मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। विभिन्न सुदृढ़ सुवेद और अलंकृत मंदिर इनके द्वारा बनवाए गए थे। इन मंदिरों में भारतीय वास्तुकला की जीवंत जानकारी मिलती है। इन मंदिरों में भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा व अन्य हिंदू देवी देवताओं की
मूर्तियां स्थापित की थी और इन मूर्तियों को इस तरह सुव्यवस्थित तरीके से दर्शाया गया था कि ये मूर्तियां भारत में एक श्रेष्ठ तक्षण कला के रूप में जानी जाती थी। इन्होंने सबसे पहले चट्टानों को काटकर मंदिर निर्माण है वो करवाया था। फिर अगर अपन देखें तो समय के साथ साथ इनके काल में कई चित्र शैलियाँ प्रसिद्ध हुई, जैसे महेंद्र शैली, मंगल शैली, राजसिंह शैली आदि। पल्लव काल में जो मंदिर बने थे वे सारे मंदिर छोटी छोटी नक्काशी तक्षण कला अर्थात सजावट के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। उन मंदिरों के खंभे स्तंभ हैं वो सुडोल और सुंदर हैं, जिन पर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित हैं। इतिहासकार पारसी ब्राउन ने लिखा है कि जिन सभी शक्तियों ने मिलकर दक्षिण भारत के इतिहास का निर्माण किया है उनमें से किसी ने भी इस क्षेत्र में स्थापत्य को उतना प्रभावित नहीं किया जितना पल्लवों द्वारा निर्मित द्रविड़ शैली में हुआ है। अर्थात इतिहासकार पारसी ब्राउन भी पल्लवों की इस विशेषता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जितना पल्लवों के काल में योगदान रहा इतना अन्य किसी के काल में योगदान देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं पल्लवों के काल की धार्मिक दशा के बारे में। तो देखिए, पल्लव शासक हैं वे हिंदू धर्म को माने। पल्लवों ने अपने शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनवाए, मूर्तियां स्थापित करवाई और यज्ञ हवन को बढ़ावा दिया था। और इसी बढ़ावे के कारण उन्होंने हिंदू धर्म व संस्कृति, आर्य संस्कृति का भारत में प्रचार है वो किया था। 8वीं सदी के भारत में आरंभ हुए धार्मिक आंदोलन पल्लव राज्य में विकसित हुए और इस काल में कई सुधारवादी शैव संतों ने अपनी रचनाओं से शैव साहित्य को समृद्ध बनाया था। इनके काल में भगवान शिव के उपासक शैव संतों ने शैव साहित्य लिखा। आलवार वैष्णव संतों ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया, भक्ति पर बल दिया। तिरुमेगई आलवार इस काल की प्रसिद्ध वैष्णव संत माने जाते थे। पल्लवों के काल में प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म हुआ था और शंकराचार्य ने वेदांत का प्रचार किया था और अद्वैत सिद्धांत जो शंकराचार्य का है बहुत पुष्पित पल्लवित हैं वो हुआ था। इम्पोर्टेंट है कि शंकराचार्य ने भी इनके काल में ही अपने धर्म अद्वैतवाद का प्रचार किया था। इसके अलावा पल्लव धार्मिक दृष्टि से उदार थे, सहिष्णु थे। इस कारण उनके काल में जैन व बौद्ध धर्म का भी प्रचार है वो हुआ था। सुदूर दक्षिण तक आर्य व हिंदू सभ्यता को पहुंचाने का श्रेय पल्लव राजवंश के खाते में जाता है। इस तरह हम मान सकते हैं कि पल्लव राजवंश एक दक्षिण भारत का सुदूर समृद्ध राज्य था। राजधानी कांची थी और यहाँ के शासकों ने कला, वास्तुकला, मूर्तिकला को विशेष महत्व दिया। हिंदू धर्म में इनकी आस्था थी। द्रविड़ शैली में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर, मूर्तियाँ आदि का निर्माण किया और हिंदू धर्म
व आर्य संस्कृति को बढ़ावा प्रदान किया था। धन्यवाद।